हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाइबॉन्ड क्लासेस में। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो चलो इस चैप्टर की एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की 2 वीडियो हम बना चुके हैं एकदम डिटेल से। जिस बच्चे को डिटेल से पढ़ना है वो यार चैनल पे आए, फटाफट से सब्सक्राइब करे और शेयर करे, है ना। और बाकी जिसको ऐसे ही पढ़ना है वो तो वन शॉट देखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इन मतलब एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट पास हो रहा है और उसकी एक्सिस पर, कहां पर, उसकी एक्सिस पर मुझे क्या निकालना है, एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे। देखो ये हमारे पास में करंट कैरिंग लूप हो गया, ठीक है, सर्कुलर लूप। अब मैं इसका एक और बना देता हूं इस तरह से। ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। इसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं तो इसमें आई एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा है। कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? आई एम्पियर का। इसका जो भाई रेडियस है वो मैंने मान लिया ए है। इसका जो रेडियस है वो कितना है? ए। अब हमें जो इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो कहाँ करना है? इसके सेंटर पर फाइंड नहीं करना। सेंटर पर तो हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। हमें करना है इसकी एक्सिस पर। कहाँ करना है? इसकी एक्सिस पर। तो एक्सिस मतलब मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P है जहां मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो किसके लॉ से करेंगे? आप सब जानते हैं सर, बायो-सैवर्ट का लॉ लगाएंगे। किसका लॉ लगाएंगे? बायो-सैवर्ट। और अगर बायो-सैवर्ट का लॉ लगाना है तो हमें लेंथ चाहिए। और इसमें देखो तो इसमें क्या है? सर्कल है। अब सर्कल की तो लेंथ होती नहीं। अब जब सर्कल की लेंथ नहीं होती तो सर्कल की लेंथ बनानी पड़ेगी। तो हम लोग बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ है जिसका है डेल्टा एल। यही चीज़ हम नीचे से भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं से भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कहीं से भी इसका क्या ले सकते हैं? लेंथ ले सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब जब इसका लेंथ है डेल्टा एल तो इसके ड्यू टू, इस लेंथ के ड्यू टू ही मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब जब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो निकालना कहाँ पर है? आप कहोगे सर पॉइंट P पर निकालना है। तो पॉइंट P पर जो निकालेंगे वो कहाँ की ओर होगी? इस तरह से होगा। ऐसे नीचे से भी मानोगे, है ना, नीचे से भी मानोगे तो ये कहाँ की ओर होगी? ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सर इसने जो है एक एंगल बना रखा है एल्फा। किसके साथ? एक्सिस के साथ। एक्सिस के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो डेल्टा एल लेंथ के ड्यू टू हो रहा है, ये क्या करता है? एक्सिस के साथ एक एल्फा कोण बना रहा है, एक एल्फा एंगल बना रहा है। बोलो बना रहा है कि नहीं? अब जब एल्फा एंगल बना रहा है, और मैंने कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस के साथ में कोई भी एंगल बनाता है तो उसका जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। अब यहां देखो तो यहां आप देख रहे हैं इसके पैरेलल क्या होगा? इसके पैरेलल ये वाली चीज हो जाएगी और पैरेलल है तो ये हो जाएगा। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, पहले इसको सुनो, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको मैं मान लेता हूं डेल्टा बी है। अब डेल्टा बी 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, है ना, 2 पार्टों में, एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया पैरेलल। तो अगर देख रहे हैं तो पैरेलल में हो रहा है डेल्टा बी कॉस थीटा और यहाँ भी डेल्टा बी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो रहा है? डेल्टा बी साइन थीटा। इसके परपेंडिकुलर देखना है हमें, है ना, इसके परपेंडिकुलर देखना है तो इसके परपेंडिकुलर कितना है? डेल्टा बी साइन थीटा। थीटा थीटा नहीं है, कितना है? एल्फा, क्योंकि इसने जो एंगल बना रखा है वो कितना बना रखा है बेटे? एल्फा एंगल इसने बना रखा है। बोलो कोई दिक्कत? एल्फा एंगल अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर बनने वाले एंगल भी कितने होंगे? आप कहेंगे सर एल्फा ही होंगे। कितने होंगे? एल्फा। कोई दिक्कत आ रहा है इसमें? चलिए अब चलते हैं हम लोग फटाफट से। अब लगाते हैं इसमें बायो-सैवर्ट का लॉ। किसका लॉ? बायो-सैवर्ट लॉ। लेकिन बायो-सैवर्ट लॉ लगाने से पहले आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि डेल्टा बी कॉस एल्फा और ये डेल्टा बी कॉस एल्फा क्या एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट नजर आ रहे हैं? यहाँ देखो, डेल्टा बी कॉस एल्फा और डेल्टा बी कॉस एल्फा क्या है? एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। और अगर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है तो इनके ड्यू टू कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर? आप कहेंगे सर दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है तो कैंसिल नहीं कर देंगे। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ डेल्टा बी कॉस एल्फा बराबर माइनस डेल्टा बी कॉस एल्फा इक्वल है बट अपोजिट है। अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा बी कॉस एल्फा प्लस डेल्टा बी कॉस एल्फा, और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी इनके ड्यू टू कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके ड्यू टू है? आप कहेंगे सर डेल्टा बी साइन अल्फा, परपेंडिकुलर, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट P इज ड्यू टू डेल्टा बी साइन अल्फा। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ड्यू टू है? डेल्टा बी साइन अल्फा। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किसका लॉ लगाएंगे? बायो-सैवर्ट का लॉ। और बायो-सैवर्ट का लॉ क्या कहता है? तो बायो-सैवर्ट का लॉ कहता है डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है? आर स्क्वायर। अब एक चीज आप मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r। कोई दिक्कत इसमें? और ये जो रेडियस है वो कितनी है इसकी? a है। अब आपको जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू जब 90 डिग्री हो जाएगा फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो डेल्टा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डेल्टा एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे? आप कहेंगे सर डेल्टा बी की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? डेल्टा बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर डेल्टा बी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर दूँ, सॉरी इस वाले में पुट करना होगा क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसी के ड्यू टू है। तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा डेल्टा बी साइन अल्फा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि डेल्टा बी एक छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी लेंथ के लिए निकल रहा है, तो b बराबर हो जाएगा डेल्टा बी साइन अल्फा। अब डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर से 1 से पुट कर दीजिए। तो कितनी आई है भैया, जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहेंगे सर b की वैल्यू, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट आई डेल्टा एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में साइन अल्फा। कितना हो जाएगा? साइन अल्फा। आप ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन में केवल ये डेल्टा एल रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और अंदर है डेल्टा एल साइन अल्फा। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, सभी बच्चों ने ये लॉ पढ़ा होगा, PBP अपॉन HHB। जल्दी बताओ, पढ़ा है आप लोगों ने? साइन थीटा बराबर क्या होता था? आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ देखो अल्फा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अरे बताओ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? और अल्फा यहाँ पर है, तो अल्फा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा और ये वाला उसका क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा या नहीं होगा? तो साइन अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? P अपॉन एच हो गई कि नहीं? तो B इज इक्वल्स टू जो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल और साइन अल्फा की वैल्यू A अपॉन आर नहीं हो जाएगी? बता दो जल्दी फटाफट से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है A, हाइपोटेनियस है R, ये बाहर आएगा। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर A इंटू आर और डेल्टा एल। बोलो कोई दिक्कत? अब आर स्क्वायर यहाँ पर है ही। अब डेल्टा एल किसका निकाल रहे हैं हम लोग? डेल्टा एल मतलब लेंथ ऑफ द सर्कल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सर्कल की कोई लेंथ नहीं होती, सर्कल की लेंथ नहीं होती, सर्कल की लेंथ क्या होती है? उसकी सरकमफ्रेंस। तो डेल्टा एल मतलब क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आप रख दीजिए यहाँ पर b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए 4 पाई आर का क्यूब हो जाएगा इंटू 2 पाई ए। बोलो कोई दिक्कत? भैया पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू बताओ फटाफट कितनी आ गई? आप कहेंगे सर म्यू नॉट आई a इंटू ए क्या हो गया? a स्क्वायर अपॉन में फटाफट कितना आ गया? आप कहेंगे सर 2r का क्यूब आ गया। कितना आ गया? 2r का क्यूब। इतना ये आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ये एक ट्राइंगल था और राइट एंगल ट्राइंगल था, तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है? आप तुरंत कहोगे यस सर लगाई जा सकती है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। क्यों नहीं लगाई जा सकती? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप मुझे बता दो आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, सॉरी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। फटाफट से बताओ। तो एच क्या है हमारे पास में? आर स्क्वायर है। बेस क्या है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर है। और ये क्या हमारे पास में? प्लस में ए स्क्वायर।
तो r की वैल्यू क्या रख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। रूट लगाओगे तो रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2। r की वैल्यू यहां रख दीजिए, देन b कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 1/2 तो उसकी थी और क्यूब इसकी थी, तो कितना हो गया 3/2। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस सर्कुलर पाथ में नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, फेरों की संख्या कितनी है n, टोटल n टर्न्स हमने बना दिए, तो n टर्न्स है तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई और हो जाएगी सर, n की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, कहाँ, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। कोई दिक्कत इसमें, कोई बात समझ में नहीं आई, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कहा हम लोगों ने कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस a है, इसकी एक्सिस पर मुझे एक पॉइंट P मिला जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। पैरेलल जो है डेल्टा बी कॉस एल्फा है, जो एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके ड्यू टू होगा, आप कहेंगे सर डेल्टा बी साइन एल्फा के ड्यू टू होगा। लेकिन ये डेल्टा बी क्या है, इसकी वैल्यू कहां से निकालें, तो हमने किसका लॉ लगाया, बायो-सावर्ट का लॉ। बायो-सावर्ट के लॉ से हमें वैल्यू मिली म्यू नॉट आई डेल्टा एल अपॉन 4πr²। जैसे ही मुझे वैल्यू मिली मैंने इसमें पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में डेल्टा बी साइन एल्फा। अब डेल्टा बी की वैल्यू उठा के रख दी, साइन एल्फा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, इसकी वैल्यू बाहर निकाली तो r का क्यूब बन गया। और डेल्टा एल मतलब क्या होता है, डेल्टा एल मतलब होता है लेंथ ऑफ द सर्कल, लेकिन सर्कल की लेंथ नहीं होती, सर्कल का लेंथ है उसकी सरकमफ्रेंस होता है, तो हमने निकाल दिया फटाफट से, जो वैल्यू कटनी थी वो काट दी। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू निकाल ली, और अगर इसमें n फेरे हैं तो n की मल्टीप्लाई कर दी और फटाफट से आंसर आ गया हमारा। अगर बच्चों ये चीज़ समझ में आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत के लिए, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक भी लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर देना। तो अगला टॉपिक हमारा शुरू हो गया है, हमने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिख दिया, फ्लेमिंग्स लॉ ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किस में एंटर करता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसको लेकर जाते हो, किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर जाते हो, है ना, परपेंडिकुलरली लेकर जाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाता है। साथ ही अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर भी लेकर जाते हो जिसमें करंट पास हो रहा हो, तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर एक क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये किसके अकॉर्डिंग था, लॉरेंज के अकॉर्डिंग था। लॉरेंज का साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अगर आप किसको लेकर जाते हैं, चार्ज पार्टिकल को लेकर जाते हैं, तब भी वो उस पर फोर्स लगाता है, और जब आप किसी करंट कैरिंग वायर को लेकर जाते हैं तब भी वो उस पर एक क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। लेकिन ये तो बता दिया, अब हमें क्या करनी है, फाइंडिंग द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन फाइंड करनी है कि वो लॉ किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी वो जो फोर्स है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको हमें किसने बताया था, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने बताया कि हम लोग उस फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसने दो लॉ दिए थे, पहला है लेफ्ट हैंड लॉ, कौन सा लॉ भैया, लेफ्ट हैंड लॉ, और दूसरा है राइट हैंड लॉ। और मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, है ना, प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि हम इन लॉ को लगा कैसे सकते हैं और कैसे इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो पहली अगर बात करें लेफ्ट हैंड लॉ की, तो आप लोगों ने हनी सिंह, है ना, खूब गाने सुने होंगे उनके, तो फटाफट से वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, है ना। तो आप ऐसे कर लीजिए जरा जल्दी फटाफट से अपने फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर लो फटाफट से, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड, है ना, अपना अपना लेफ्ट हैंड करना इस तरह से, है ना। अब इसको एक काम करो, है ना, बिल्कुल ट्रिक से आपको याद करा देता हूँ, 2 मिनट में याद, है ना। ये क्या है, अंगूठा, ये क्या है, फर्स्ट फिंगर, और ये क्या है, सेकंड फिंगर। बस ऐसे करना है, और इसको याद रखना है कि ये क्या है आपका फादर, ये मदर, और ये चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड, पापा मम्मी बच्चा, ठीक है। अब पापा क्या करते हैं, अगर आप शैतानी कर रहे हो तो पापा क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स। फिर अब जब पापा ने पीट दिया तो आपको लाड़ दुलार कौन करेगी, मम्मा करेगी, तो ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, माँ हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो चाइल्ड है, शरारत कौन करता है, चाइल्ड ही तो करता है, चाइल्ड फॉर करंट, करंट ही शरारती है। तो यानी ये थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो सेकंड फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को बताएगी।
अब इस लॉ को समझना कैसे है, बस ऐसे ही कहना है, इसको लिखना भी ऐसे ही है ना, मजा आ रहा है ना इस चीज में। तो लिखना भी ऐसे ही है कि इफ वी होल्ड थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, पहले थंब ले लिया और फर्स्ट टू फिंगर को हम इस तरह से होल्ड कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात क्लियर होगी। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, है ना, अप्लाई करके देखते हैं। एक चीज आपको समझनी है ध्यान से, है ना, बिल्कुल आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं और कैसे फाइंड कर सकता हूं फोर्स की डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था, जो चीज समझो, ये जो क्रॉस साइन है ये क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। किसके डाउनवर्ड, पेपर के डाउनवर्ड। और ये जो डॉट वाला साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है अपवर्ड। अपवर्ड बोले तो बाहर की ओर। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, इस बोर्ड पर बना रहा हूं, तो समझो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ऐसे, है ना, क्योंकि ये पेपर है मेरा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, डाउनवर्ड होगा। और अगर मैं ये डॉट बना रहा हूं इस पे बोर्ड पे, तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। यानी मेरी फर्स्ट फिंगर कहाँ की ओर होनी चाहिए, बाहर की ओर। अब इस पर समझते हैं कि कैसे काम करता है। देखो, एक वायर ले लो, अपनी अपनी कॉपी में बना लेना भाई, वायर जल्दी बना लो अपनी कॉपी में वायर, है ना। फिर आप क्या करोगे, इसमें एक करंट पास कर दो, और करंट कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है, करंट कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया ये क्रॉस वाला। कैसा बना दिया, क्रॉस वाला। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है। सर इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है या नीचे की ओर लग रहा है। तो आप फटाफट से चलो, है ना, ऐसे करो अपनी फिंगर्स, कर लिया। अब यहाँ देखो, जो मेरा ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ की ओर है, आप कहोगे सर अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड लेके चलो अंदर की ओर। करंट कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। अब बताओ फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है ना, थंब किधर जा रहा है, सर लेफ्ट हैंड, तो फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, बताओ जल्दी, फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है। तुरंत कह दोगे सर लेफ्ट साइड में लग रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना, तुरंत आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब देखो दूसरी बात, अब आपको ये समझना है, मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी और मैंने इसकी डायरेक्शन को भी बदल दिया। अब ये डॉट वाला है, अब ये कौन सा वाला है, डॉट वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। तो अब ऐसे करो जल्दी, फटाफट कर लिया। अब इसको ऐसे उल्टा कर दो, अब उल्टा कर दो। अब देखो करंट कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, तो क्या इसमें भी नीचे की ओर है, बोलो हाँ या नहीं। अब इसमें जो डॉट साइन है वो कहाँ की ओर बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। अब बताओ थंब किधर जा रहा है, सर आप कहोगे अभी भी लेफ्ट हैंड पर जा रहा है, तो फोर्स अभी भी कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड पर है। अब एक काम करते हैं, अब इसकी डायरेक्शन को हम कर देते हैं डाउनवर्ड, है ना, क्रॉस वाला साइन बना देते हैं। कौन सा साइन बना देते हैं, क्रॉस वाला। अब बताओ कैसे लगेगा, करो ट्राई जल्दी फटाफट से। ये अंदर रहना चाहिए, ठीक है, ये अंदर रहना चाहिए और ये नीचे की ओर है। जल्दी बताओ कैसे जाएगा, है ना। अब आप ऐसे लगा दो इसमें, देखो करंट कहाँ की ओर, नीचे की ओर, और ये कहाँ की ओर, डाउनवर्ड। और अब बताओ फोर्स कहाँ की ओर हो गया, अब आप कहोगे सर राइट हैंड पर हो गया, है ना। ऐसे जाना है, फटाफट से ऐसे लगा दो इसमें, है ना। देखो ये डाउनवर्ड है ना, और ये अंदर की ओर है, और करंट कहाँ की ओर है, राइट हैंड की तरफ। ठीक, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लॉ। अब आप किसी भी वायर पर अप्लाई करना और ये काम करेगा। अब देखते हैं राइट हैंड लॉ, कौन से लॉ पर चलते हैं हम लोग, राइट हैंड लॉ पर। तो राइट हैंड लॉ में क्या बताया उन्होंने, इस तरह से अपना हाथ फैलाया, है ना, हाथ फैला लो ऐसे, ऐसे दिखाओ सबको, तथास्तु, कल्याण हो आपका, है ना। तो क्या करना है, हाथ ऐसे फैलाओ, थोड़ा सा ऐसे कर लो, है ना। अब बोलो दे दे माई। थोड़ा सुनो, उसने ये कहा कि जो हमारा क्या है, हथेली है, जो हमारा पाम ऑफ द राइट हैंड है, वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये जो क्या है, फिंगर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, और ये जो हमारा क्या है, थंब है, ये करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो यानी इफ वी फोल्ड या इफ वी होल्ड द राइट हैंड, किस तरह से, इन अ स्ट्रेट वे, देन पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट।
पॉइंट पर आते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या सही बता रहा है या नहीं। ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, ये फील्ड, तो फील्ड कहाँ की ओर है इसमें, अंदर की ओर, करंट कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। बताओ पाम किधर की ओर है, तो अभी भी इधर लेफ्ट ही जा रहा है, यानी हमारा ये लॉ भी सही काम कर रहा है। इसमें देखो, इसमें आपका जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, पहले बनाया था डॉट वाला, डॉट वाला, ठीक है, राइट हैंड लगाना है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर जाना चाहिए, बाहर की ओर। तो ऐसे करो जल्दी, हाथ को घूम जाओ जल्दी फटाफट। देखो करंट कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, फील्ड कहाँ की ओर है, बाहर की ओर, और मेरा पाम किधर जा रहा है, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर जा रहा है। तो अभी भी ये किसकी तरफ है, लेफ्ट हैंड में। और फिर मैंने बताया था राइट वाला, क्रॉस वाला, पिछला वाला समझ में नहीं आया। देखो ऐसे करो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर, बाहर की ओर, करंट कहाँ की ओर, अंदर की ओर। अब बता हाथ किधर जा रहा है, ये हथेली किधर जा रही है, लेफ्ट हैंड में जा रही है, सारे लॉ सही हो गए। अब हथेली किधर है, इधर की तरफ जा रही है, तो इसलिए लेफ्ट। अब इसको लगाओ, इसमें फिर मैंने कर दिया था कि इसको क्रॉस बना दिया था, क्या बना दिया था इसे, क्रॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर, अंदर की ओर। ऐसे घुमाओ ना, उल्टा घुमा रहे हो, सीधा कर, ऐसे सीधा करो हाथ, है ना। अब ऐसे घुमाओ, अब ऐसे ले जाओ उल्टा करके, ठीक है, फटाफट से लेकर जाओ। अब ये कहाँ की ओर हो गया, अंदर की ओर, और करंट कहाँ की ओर है, नीचे की ओर। अब हथेली कहाँ की ओर है, ठीक है, राइट हैंड में। तो अब ये काम कर रहा है। तो दोनों लॉ समझ में आ गए, दोनों लॉ का प्रैक्टिकल आप लोगों ने समझ लिया। तो ये है लेफ्ट हैंड लॉ एंड दूसरा है राइट हैंड लॉ ऑफ फ्लेमिंग, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर अब ये सीख गए हो तो एक लाइक तो बनता है ना, फटाफट से जल्दी कर दो, शेयर भी कर दो। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इसमें क्या लिखा है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, है ना। अभी हमने ये समझा कि लॉरेंज के अकॉर्डिंग हम किसी भी वायर पर फोर्स निकाल सकते हैं, है ना, कि उस पर कितना फोर्स काम कर रहा होता है जब उसमें करंट पास होता है। तो आपको ये समझना है फोर्स केवल तभी लगेगा जब उसमें करंट पास हो रहा हो। अब हमारा एक टॉपिक है कि हमें दो पैरेलल वायर लेने हैं, है ना, इनकी लेंथ मान लेनी है कि दोनों की लेंथ सेम है L, इसकी भी L है तो इसकी भी लेंथ कितनी है, L है। और ये दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखें, तो आप कह लो सर ये दोनों R डिस्टेंस पर रखें। और अगर पहले वाले में करंट I1 जा रहा है तो दूसरे वाले में करंट I2 जा रहा है, दोनों का करंट अलग है। जब इनमें करंट है तो आप मुझे बताओ, इस वाले वायर पर भी फोर्स लग रहा होगा और इस वाले वायर पर भी फोर्स लग रहा होगा, तो क्या ये दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। हो सकता है दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगाएं, या हो सकता है दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाएं। ये तो हम बाद में फाइंड करेंगे, कब, मैंने बताया था आपको कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और करंट की डायरेक्शन क्या है, तो हम इस पर फोर्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमें ये समझना है कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, मेन बात ये है। तो हमें यही निकालना है कि वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इसको हम किससे निकालेंगे, डेरिवेशन से, कि एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। तो लेट कर लीजिए कि मान लो हम पहले वाले का फोर्स दूसरे वाले पर निकाल रहे हैं, कि पहला वाला दूसरे वाले पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। पहला वाला किस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरे वाले पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस वाले वायर पर फोर्स लग रहा है, तो इसमें तो केवल करंट पास हो रहा होगा, और ये वाला क्या बना रहा है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो जब मैं इसमें करंट पास करूंगा तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे B1। कितना नाम देंगे, B1। तो हम पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर, ठीक है, A। इसको वायर A नाम दे दो, इसको वायर B नाम दे दो। तो वायर A का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 बराबर किसके लॉ से निकलेगा भैया, है ना, आपने पढ़ा है μ0I/2πr। ये किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब हम किसी कॉइल का निकालने होते हैं तो पाई हट जाता है, और जब हम किसी वायर का निकाल रहे होते हैं तो पाई ऐड हो जाता है। तो फॉर्मूला आ जाता है B1 = μ0। अब इसमें जो करंट था वो I नहीं है, वो कितना है, I1 है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर, R है, इसलिए मैंने ये R ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज, है ना, लॉरेंज के अनुसार ही तो बल लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज जो फोर्स होगा, वो जो F है वो कितना होगा, दूसरे वाले पर लग रहा है तो I2
कौन लगा रहा है सर? पहला वाला लगा रहा है, तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड होगा I2 B1 और लेंथ कितनी है सर? L है, और साथ में कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स है तो साइन थीटा। कोई दिक्कत? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा I2 B1 L और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो डायरेक्ट 1 ही रख देंगे, ठीक है। L को इधर ले आओ तो F अपॉन L I2 B1 बचा। अब B1 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चे? जल्दी बताओ फटाफट से। F अपॉन L इज इक्वल्स टू I2 और B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो F अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। इतना फोर्स ये दोनों वायर एक दूसरे पर लगा रहे हैं, या तो पहला वाला दूसरे पर लगा रहा है या दूसरा वाला पहले वाले पर लगा रहा है, तो ये आपका फोर्स निकल गया सर। इतना फोर्स इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। इज दैट क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? भाई हमने पहले देखा कि पहला वाला वायर दूसरे वाले पर फोर्स लगा रहा है तो पहले वाले पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो हमने B1 निकाला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, है ना। ये किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज, हमने लॉरेंज के अकॉर्डिंग जानते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू दूसरे वाले पर लग रहा है तो I2 करंट, क्योंकि दूसरे वाले में पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? पहले वाले का है, तो B1 L साइन थीटा, थीटा 90 हो गया, L को इधर ले गए, I2 B1 बचा, B1 की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया कि इतना फोर्स उस पर काम कर रहा है। अब इसी फोर्स से हम लोग 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हैं। किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा? 1 एम्पियर की डेफिनेशन, जो कि पूछी भी जाती है, थ्योरेटिकल पार्ट में पूछी जाती है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। देखो 1 एम्पियर को हम I इज इक्वल्स टू इससे भी डिफाइन कर सकते हैं Q अपॉन T, लेकिन अगर वो खाली केवल आपसे ये पूछ रहा है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो फिर आपको इस हिसाब से बताना है, ठीक है। या फिर कह देगा डिफाइन 1 एम्पियर अकॉर्डिंग टू द पैरेलल वायर, कुछ भी कह सकता है आपको, या मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर आपको डिफाइन करना है, तो हम यहाँ से 1 एम्पियर का डेफिनेशन देंगे। क्या डेफिनेशन होगा? ध्यान से सुनो। क्या डेफिनेशन होगा? ध्यान से सुनना इसको, कि अगर दो वायर हैं, इफ देयर आर 2 वायर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी उन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और उनकी लेंथ भी कितना है सर? 1 मीटर है ना। अगर उनका लेंथ भी 1 मीटर है और वो कितने डिस्टेंस पर प्लेस रखे हैं? 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और उनके बीच अगर फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लगे, उनके बीच जो फोर्स है वो कितना फोर्स होना चाहिए? इस F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 × 10⁻⁷। तो जो करंट होगा वो कितना एम्पियर होगा सर? 1 एम्पियर। अब ये क्यों होगा सर? तो मैं इसको आपको बताकर सॉल्व कर देता हूं। देखो F की वैल्यू होगी सर 2 × 10⁻⁷, L हो गया 1, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 2 × 10⁻⁷ होती है। I1 I2 का वैल्यू निकालना है, R भी हो गया सर 1, R भी 1 हो गया ना। अब 2 × 10⁻⁷ से कट जाएगा तो I1 I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, और I1 I2 क्या है सर? करंट हैं, तो I1 I2 की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो आप अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो आपको क्या लिखना होगा? इफ देयर आर 2 पैरेलल वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर हमारे पास 2 वायर हैं जिनकी लेंथ 1 मीटर है और एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज 2 × 10⁻⁷, और उनके बीच कितना फोर्स काम करता है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स काम करता है। देन द करंट पासिंग थ्रू देम विल बी 1 एम्पियर। तो जो करंट उनके बीच पास हो रहा है वो कितने एम्पियर का होगा? 1 एम्पियर का होगा। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ में आ गई सारी? तो उनके बीच जो फोर्स है वो कितने एम्पियर का होगा? 1 एम्पियर का होगा। बात खत्म, ठीक है।